हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया एक एकांकी बहू की विदा की कथा वस्तु को लेकर उपस्थित हूँ। किसी भी एकांकी को पढ़ने से पहले उसकी कथा को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप कथा को नहीं समझेंगे तब तक आप उस एकांकी के उद्देश्य को भी समझ नहीं पाएंगे कि उस एकांकी को क्यों लिखा गया। और इसके साथ ही साथ जब मैं प्रश्न उत्तर की चर्चा करूंगी उस समय भी यदि आपको कथा वस्तु याद रहे तो आप हर प्रश्न का उत्तर खुद से लिख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कथा वस्तु आरंभ करती हूँ। बहू की विदा, विनोद रस्तोगी कथा वस्तु। विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एकांकी एक प्रभावी और महत्वपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के अभिशाप पर करारा प्रहार किया है। तो ये एकांकी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों प्रभावी है, यह आपको समझ में आ गया, क्योंकि इस एकांकी में समाज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो क्या है, दहेज प्रथा। इस दहेज प्रथा पर एक करारा प्रहार किया गया है, इसलिए यह एकांकी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहू की विदा एकांकी की कथा मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है। तो हम लोग साधारणतः सभी जानते हैं कि हमारे समाज का जो मध्यवर्गीय परिवार होता है यह विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है और उसी में से एक समस्या क्या है, दहेज की समस्या। जीवनलाल धनवान होते हुए भी लालची प्रवृत्ति का है, जिसने अपने पुत्र रमेश का विवाह प्रमोद नामक युवक की बहन कमला से किया है। तो एक पात्र है जीवनलाल जो धनी है लेकिन इसके साथ ही साथ लालची है। उसने अपने पुत्र रमेश का विवाह किससे किया है, प्रमोद नामक एक युवक है उसकी बहन कमला से किया है। जब प्रमोद पहले सावन पर अपनी बहन की विदा ले जाने लिए आया तो जीवनलाल ने अपनी बहू कमला को विदा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र रमेश के विवाह में आशा के अनुरूप दहेज नहीं मिला था। अब देखिए समस्या कहाँ है। जब सावन के महीने में प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा कराने आता है उसके ससुराल, तो जीवनलाल अपनी बहू को विदा करने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो कारण यह बतलाते हैं कि उन्हें अपने पुत्र के विवाह में आशा के अनुरूप दहेज नहीं मिला, यानी उन्होंने जितना उम्मीद किया था उतना दहेज नहीं मिला, दहेज अभी भी बाकी है। वह 5,000 रुपये की मांग पर अड़ा रहकर कमल को विदा नहीं करना चाहता है, यानी अभी भी उसे 5,000 रुपये और चाहिए। प्रमोद अपनी माँ के स्वास्थ्य की दुहाई देता है पर इसका भी कोई असर जीवनलाल पर नहीं होता। जीवनलाल का हृदय इतना कठोर है कि उस पर किसी भी प्रकार की भावनाओं का कोई असर नहीं होता है। प्रमोद बताता है कि उनकी माँ जो है अस्वस्थ है, फिर भी जीवनलाल का हृदय पसीजता नहीं है, वह कमला को विदा नहीं करना चाहते हैं। जीवनलाल को इस बात पर घमंड है कि उसने अपनी बेटी की शादी में भरपूर दहेज दिया है और बारात की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने दी। ऐसे में प्रमोद अपनी बहन को यह दिलासा देता है कि वह अपना घर बेचकर दहेज की रकम जीवनलाल को देगा और कमला को मायके ले जाएगा। तो जीवनलाल जो है वो लालची प्रवृत्ति का है और साथ ही साथ उसे इस बात पर घमंड है कि उसने अपनी बेटी की शादी में भरपूर खर्च किया, बारातियों के खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी, और इन सारी बातों को वो प्रमोद को सुनाता है। तब प्रमोद जो है अपनी बहन से कहता है कि वो अपना घर बेचकर 5,000 रुपये जो है वो लाकर जीवनलाल को देगा और तभी वह कमला को अपने साथ ले जाएगा। जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी यानी कमला की सास भले हृदय की है। वह कमला को तिजोरी की चाबी देकर 5,000 रुपये लाने को कहती है, पर कमला ऐसा नहीं करती है। जब ये सारी बातें राजेश्वरी के कान तक पहुंचती है तो राजेश्वरी जो है अपनी बहू कमला से कहती है कि वह तिजोरी से 5,000 रुपये लेकर आए और जीवनलाल को दे दे। लेकिन कमला क्या है, संस्कारी है, वो ऐसा नहीं कर पाती है। यहाँ पता चलता है कि कमला की सास जो है राजेश्वरी वो भले हृदय की है। अब एक और क्या घटना घटती है, देखिए कि कमला का पति रमेश भी अपनी बहन गौरी को विदा कराने से ससुराल गया, परंतु उसे खाली हाथ वापस आना पड़ा। गौरी के ससुराल वाले ने यह कहकर गौरी को मायके आने नहीं दिया कि उन्हें भी भरपूर दहेज नहीं मिला है।
हम इधर और एक क्या घटना देखते हैं कि रमेश भी सावन के महीने में अपनी बहन गौरी को विदा कराने गया है, लेकिन वो खाली हाथ वापस आता है। क्यों? क्योंकि गौरी के ससुराल वालों ने गौरी को विदा नहीं किया। उन्होंने भी यह मांग रखी कि उन्हें भरपूर दहेज नहीं मिला है, उन्हें और दहेज चाहिए। जब उन्हें दहेज मिलेगा तभी वे गौरी को विदा करेंगे। तो यानी क्या होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जीवनलाल ने अपने बहू के साथ जैसा व्यवहार किया, उसकी बेटी के साथ उसके ससुराल वालों ने वैसा ही व्यवहार किया। ऐसे में जीवनलाल स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। राजेश्वरी भी जीवनलाल को बुरा भला कहती है। जीवनलाल को अंततः अपनी गलती समझ में आ जाती है, जिससे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। उनके बदले व्यवहार से सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह तुरंत राजेश्वरी से अपनी बहू की विदा का प्रबंध करने को कहते हैं। रमेश और प्रमोद के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। राजेश्वरी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। जो वातावरण कुछ देर पहले तनावपूर्ण था वह सामान्य हो जाता है और घर में खुशियों की लहर छा जाती है। तो जब जीवनलाल की बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा जीवनलाल अपनी बहू के साथ कर रहे थे, तब जीवनलाल को अपनी गलती समझ में आई और तब जाकर जीवनलाल के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और वे राजी हो जाते हैं कि अपनी बहू को विदा करेंगे उसके भाई के साथ। वे अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहते हैं कि बहू की विदा का प्रबंध करें। ऐसे में वातावरण जो तनावपूर्ण था वह सब कुछ कैसा हो जाता है, सामान्य हो जाता है। घर में पुनः खुशियाँ आ जाती हैं और इस प्रकार से जीवनलाल के बदलते व्यवहार को देखकर सभी आश्चर्यचकित भी होते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी कथा जो है अंत में एक सुखद मोड़ पर समाप्त होती है। तो यह है बहू की विदा एकांकी की कथा वस्तु यानी सारांश। तो उम्मीद करती हूँ इस सारांश को पढ़ने के बाद आप पूरी एकांकी को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं बहू की विदा एकांकी के उद्देश्य को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।